अब ये वाले सेशन में हम बात करेंगे एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शन की। ऐसे आप लोगों के पास एडमिट कार्ड आएगा और आप लोगों को इंस्ट्रक्शन आप लोगों को पढ़ना है, मगर हम एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन को पूरी अच्छे से पढ़ लेते हैं। मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, शुरू से देखते हैं। आप लोगों को एक सेकंड। आप लोगों से पूछा जाता है कि ये ना एग्जाम, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये है क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट जो आप लोगों को मिलता है पेपर 2 के लिए। इसमें लिखा है नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट सोचे कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन क्या लिखे, सीएपीएफ लिखे, क्या लिखे, तो आपको ये है नेम ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए ये आप 2021 में लिखे, 2024 में, ओके, अंडरस्टूड। ये है नेम ऑफ एग्जामिनेशन। अब उसके बाद यहाँ आपका नाम, रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मीडियम, केंद्र जो होगा, और ये वेन्यू एग्जामिनेशन सेंटर है वो है। अब आप देखोगे जो फर्स्ट टेस्ट पेपर, सॉरी पेपर 1 है, वो 10 बजे से 12 बजे तक होता है। उसके बाद 2 घंटे का गैप होता है। उसके बाद पेपर 2 होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स है पेपर 1 देकर पेपर 2 देते नहीं है। ओके, रीजन क्या है कि पेपर 1 उनका अच्छा नहीं गया है, तो पेपर 2 का करना क्या है। पेपर 2 तो इवैल्यूएट ही नहीं होगा, पेपर 1 में ही आप लोग का पेपर 1 में कट ऑफ तक नहीं पहुंचोगे तो पेपर 2 इवैल्यूएट नहीं होगा, राइट। तो पेपर 2 नहीं देते हैं, मगर उनको एसी बनना है। तो जिन स्टूडेंट्स को एसी बनना है वो लोग सीरियस है, बिगनर है, और कुछ रीजन की वजह से पेपर 1 ठीक नहीं गया है, उनको मैं बोलूंगी पेपर 2 का एग्जाम जरूर से दो। एग्जाम देने का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। कोई कोई स्टूडेंट बोलता है मेरा प्रिपरेशन ही, मैंने एग्जाम नहीं दिया। नहीं है प्रिपरेशन से भी, एग्जाम देने का भी एक्सपीरियंस लो, और एग्जाम नहीं क्लियर होने का भी एक्सपीरियंस लो, फेलियर का भी एक्सपीरियंस लो। फेलियर का टेस्ट कैसा है उसको चखो, क्योंकि जब सक्सेस मिलेगा ना तो आप लोग फिर उड़ोगे नहीं, क्योंकि आपने असफलता का स्वाद चखा हुआ है। असफलता का स्वाद जो चख लेता है ना, तो जब सफलता मिलती है ना, तो जो असफल हुए ना उनके लिए वो लोग एम्पैथेटिक रहते हैं, सिंपैथेटिक रहते हैं, और उनको गाइड करने का उनको लगता है कि उनको हमें ढंग से गाइड करना चाहिए। मगर जो भी एसी बन गए हैं और तुरंत एसी बन गए हैं, जिन्होंने फेलियर का स्वाद नहीं चखा, मोस्ट ऑफ जब मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं सभी कोई, तो वो लोग हवा में उड़ते हैं। और मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं उनको हवा में उड़ते हुए, ठीक है। आप लोग भी ऐसे बनोगे, हवा में मत उड़ो। अच्छे से ऑनेस्टली गाइड करो कहाँ पे आपको दिक्कत हुई थी, कैसे आपको आपने उस गलती को ओवरकम किया था, सब कुछ ऑनेस्टली आप लोगों को बताना चाहिए। हवा में उड़ोगे तो आप लोग, पता नहीं, वो तो सही नहीं है, आप लोग मिसगाइड करोगे फिर जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं ये एग्जाम। एनीवेज, अब मैं इसमें आ रही हूँ। सबसे पहली चीज लिखी है, चेक द ई एडमिट कार्ड केयरफुली, यानी आप लोगों को ई एडमिट कार्ड मिलेगा, ओके, आप लोगों को डाउनलोड करना है। कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। डिस्क्रिपेंसी का मतलब फॉर्म में जो फिल किया है और एडमिट कार्ड में है। अगर आपको मिलता है तो आपको यूपीएससी को नोटिफाई करना, ओके। दूसरा, अपना नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम, ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन आपको यूपीएससी को बताना पड़ेगा जब आप अगर नोटिफाई करते हो अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, ओके। ई एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकालना है, और कलर कॉपी निकालोगे, ब्लैक एंड व्हाइट मत निकालना, ठीक है। और ओरिजिनल अपने साथ जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको अपना फोटो आई कार्ड आपको कैरी करना है, एडमिट कार्ड कैरी करना है, ठीक है। और फोटो आई कार्ड वो होना चाहिए, फोटो आई कार्ड वो आधार कार्ड भी हो सकता है, मगर ऐसा जिसका नंबर मेंशन हो एडमिट कार्ड में। तो अगर आप ये वाला देखोगे, इसका अगर आधार नंबर मेंशन है तो आप आधार कार्ड लेकर जाओगे, ओके। तो आधार कार्ड जो लेकर जाओगे सुनो, वो आपका ओरिजिनल फोटो है। आप जेरोक्स नहीं लेकर जाओगे, ओरिजिनल लेकर जाओगे, ठीक है। अच्छे से रखना है, दोनों सेशन में आपको रखना है, ओके। और ई एडमिट कार्ड को आपको प्रिजर्व करके रखना है जब तक कि आपका रिजल्ट ना आ जाए। फिर आपको
इसमें लिखा है यू आर रिस्पॉन्सिव, मतलब आप खुद भी रिस्पॉन्सिबल हो अपने एडमिट कार्ड के लिए, ये तो नॉर्मल सी बात है। अच्छा, अगर आपने ओएमआर शीट में कोई मिस्टेक की है डिटेल्स फिल करने में, रोल नंबर या, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल नंबर और टेस्ट बुकलेट सीरीज कोड, तो आपका आंसर शीट रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, तो जब आप ओएमआर शीट फिल करो तो रोल नंबर और टेस्ट बुकलेट सीरीज कोड को आपको अच्छे से उसमें फिल करना है। ओके, अच्छा, उसके बाद 10 मिनट पहले ही आपका एग्जामिनेशन वेन्यू क्लोज हो जाएगा और 9:50 में क्लोज होगा, 10 बजे शुरू होता है और नेक्स्ट सेशन 1:50 में क्लोज हो जाएगा, 2 बजे एग्जाम शुरू होते हैं, तो आप लोगों को इसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। और लिखा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू एंटर द एग्जाम वेन्यू वेल इन टाइम फॉर फ्रिस्किंग। तो आप जब एग्जामिनेशन वेन्यू में जाओगे तो आपका फ्रिस्किंग होगा, पूरा आपको चेक किया जाएगा कि आपने कुछ इलीगल चीज तो कैरी नहीं की। ओके, तो इसीलिए आपको टाइम पे पहुंचना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट ये भी बोलते हैं, यूपीएससी वाला इंस्ट्रक्शन भी देता है कि आप लोग एक दिन पहले एग्जामिनेशन सेंटर को देखकर आ जाइए। आपको कितना समय लगता है, क्यों बोलते हैं कितना समय लग रहा है, कौन सा बस जाता है, कौन सा मेट्रो जाता है, कौन सा ऑटो वाला जाता है, कितना ऑटो वाला लेता है, ताकि आप लोग टाइम वेस्ट नहीं हो बार्गेनिंग करने में। ओके, फिर इसमें लिखा है अगर आप ई कार्ड, आई मीन सॉरी ई एडमिट कार्ड आप नहीं लेकर जाते हैं, कैंडिडेट should note that they shall not be allowed to appear at any other examination venue except the examination venue mentioned in the e-admit। obvious सी बात है, e-admit कार्ड में जो भी एग्जामिनेशन वेन्यू मेंशन किया गया है आप वो ही एग्जामिनेशन वेन्यू में आओगे। ठीक है, read the special instruction for the candidate admitted to the examination given in the rules for the examination available in the examination notice and the poster containing instruction displayed outside the examination venue। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आपको सारे लिखा रहेगा, जो नोटिस बोर्ड होता है उसमें सारा रूल्स लिखा रहेगा, तो आप लोग को वो रूल्स देखिए, इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, बार बार बोल रही हूँ। ओके, कई ऐसे एग्जामिनेशन वेन्यू होते हैं, स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। एक चीज मैं भूल जाऊंगी कि ना क्या हुआ, एक मेरा स्टूडेंट है, वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठा लिखने के लिए, तो जब वो पेपर 2 लिख रहा था तो एक इन्विजिलेटर आई, वो मैडम थी, वो मैडम ने बोला अरे आप ब्लू पेन से लिख रहे हो पेपर 2 में, देखिए इंस्ट्रक्शन में पेपर 1 में इंस्ट्रक्शन में ब्लैक पेन लिखा हुआ, कैसे ब्लू पेन से लिख रहे हैं। उसका तो वही वो नर्वस हो गया, उसने आधा पेपर खत्म कर दिया था, वही नर्वस हो गया। वो जो इन्विजिलेटर है थी उनको पता ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन पढ़ा है, उन्होंने क्वेश्चन का आंसर बुकलेट जो पेपर 2 का मिलता है उसमें इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा है, उसमें इंस्ट्रक्शन में लिखा है पेन, नहीं स्पेसिफाई किया है ब्लू पेन, ब्लैक पेन, जेल पेन, बॉल पॉइंट पेन, इंक पेन, पायलट पेन, कुछ नहीं स्पेसिफाई किया है। दैट मीन्स यू आर फ्री टू यूज एनी पेन दैट यू आर कंफर्टेबल विद। ठीक है, तो वो और इसकी वजह से उसका पेपर 2 का एग्जाम खराब चला। ओके, तो आप लोगों को आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर इंसुलेटर आपको इस तरह से मिसगाइड कर रहा है क्योंकि उनके पास पूरा इंफॉर्मेशन नहीं होता है, तो आप लोग उनको समझाओ, वैसे मत समझाओ क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, मैम मैं इसी से लिख रहा हूं, सिंपल। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पेपर 2 आप कोई भी पेन यूज कर सकते हो, पेपर 1 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, स्कैनेबल अटेंडेंस शीट ब्लैक बॉल पेन। रही बात एग्जामिनेशन वेन्यू की, इसका मैं बता दूं, कोई एग्जामिनेशन वेन्यू एकदम गरीब टाइप का होता है, ओके, वेरी पुअर। आप अगर सपोज मोबाइल फोन लेकर गए, उनके पास मोबाइल फोन रखने का बहुत अच्छा सा जगह नहीं है, ओके, या उनके पास कोई रूल नहीं है मोबाइल फोन रखने का। कहने का मतलब मोबाइल फोन कैसे रखते हैं, स्विच ऑफ करके, फिर उसमें ऐसे अगर डिपॉजिट करना है मोबाइल फोन तो उसमें हम एक पेपर को कॉइल 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 कर देते हैं मोबाइल के चारों तरफ और उसमें आपका नाम लिखा रहता है, ऐसा रूल होता है। मगर कहीं कोई एग्जामिनेशन वेन्यू वेल इक्विप्ड नहीं रहता है, ओके, तो चलो चलो डिपॉजिट कर दो अपना मोबाइल, चलो 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 यहाँ रख दो और फिर सब अपना मोबाइल उठा रहा है, ऐसा भी होता है। ओके, तो कोई एग्जामिनेशन वेन्यू ऐसा होता है जिसमें प्रॉपर रूल्स होते हैं, तो आप लोगों को ये चीज देखना है।
कि अगर आपको लगता है कि मैं एग्जामिनेशन हॉल बिना मोबाइल के जा सकता हूं, ऐसा आपको फील होता है, सपोज मैं दिल्ली में हूं और मैं मुखर्जी नगर में हूं, मेरा एग्जामिनेशन सेंटर आया मॉडल टाउन, बहुत नजदीक है मुखर्जी नगर से, मैं चली गई, मुझे मोबाइल की जरूरत नहीं है। ओके, बाई चांस मैं आपको एक और चीज बताएं, बाई चांस ऐसा होता है कि आपको मोबाइल की जरूरत है, आपके पास मोबाइल नहीं है, पहले के जमाने में भी लोग अपना काम कर रहे थे, इट इज नॉट एन अब्सोल्यूट नेसेसिटी मोबाइल, कैरिंग मोबाइल, ठीक है। तो आपको अपने क्लोज वन का नंबर हमेशा याद रहता है, आपको अपने पापा का, अपने मम्मा का नंबर याद रहता है यूजुअली, ठीक है, नहीं याद है तो याद करो, ठीक है, कोई भी मदद कर देगा, लड़की को तो हर कोई मदद कर देता है, ठीक है, लड़के को भी मदद कर ही देते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ था कि मेरा स्कूटी चला रही थी, मेरा बैग ही बीच सड़क में हो गया, मतलब पता नहीं कहाँ गिर गया, तो एक वर्कर जो होता है ना, लेबर, उसने मेरी मदद की, उसने मेरे को मोबाइल दिया, मैंने अपने भैया को कॉल किया, राइट। तो ना मदद कर देते हैं, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत अर्जेंट है, वैसे तो पड़ेगा नहीं मगर फिर भी आपको लगता है, तो आप किसी से भी मदद मांगोगे, आपको कर देंगे। ओके, आप मदद मांग सकते हो। तो जहां पे आपको लगता है कि मोबाइल कैरी करना जरूरत नहीं है तो मत कैरी करना। ओके, अच्छा, अब तो इसीलिए आप लोग है ना, एग्जामिनेशन वेन्यू अगर एक दिन पहले जाके देख लोगे ना कि एग्जामिनेशन वेन्यू गरीब है कि अमीर है, वेल इक्विप्ड, अगर मैं अच्छा इंग्लिश बोलूं तो वेल इक्विप्ड है कि नहीं। कोई कोई एग्जामिनेशन वेन्यू ऐसा होता है फैन ही नहीं चल रहा है, ये सब मैं स्टूडेंट का एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं। कोई कोई एग्जामिनेशन सेंटर में रूम आपको मिला है, उसका जो टेबल है ना वो हिल रहा है। आप लोगों को आप अगर पहले चले गए, सपोज एक दिन पहले जाके देख लिया, उसके बाद आप एग्जाम 10 बजे शुरू होने वाला, आप 9 बजे आ गए, आप पहले ही आप घुस गए एग्जामिनेशन सेंटर में, उस रूम में घुस गए, देखो मेरा टेबल ठीक है कि नहीं, मेरा चेयर ठीक है नहीं, कील निकली हुई है कि नहीं, सब कुछ देखो। कहीं कहीं आपको पानी बहुत गंदा मिलेगा पीने को, अपना वाटर बॉटल कैरी करो, पता है गंदा पानी होता है, तो आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो किसी भी चीज को, अरे पानी तो मिल जाएगा ना वहां पे। और पता है क्या होता है, मेरे स्टूडेंट और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, भैया पानी चाहिए, है ना, अब वो पानी ला रहा है, अरे कहाँ गया पानी, क्यों नहीं ला रहा है, अरे अभी उसको दे रहा है, अरे मेरे पास कब आएगा। आपका पूरा ध्यान पानी में, अगर आपके पास एक वाटर बॉटल है, उसके बारे में मैं बताऊंगी, अगर वाटर बॉटल है आप आराम से पी लो, आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। अपने आप को वेल इक्विप्ड बनाओ, डू नॉट डिपेंड ऑन एग्जामिनेशन हॉल और सेंटर टू बी वेल इक्विप्ड, खुद को वेल इक्विप्ड बनाओ। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपका कैंडिडेट प्रोविजनल है, ये तो पता ही है। अच्छा, अब देखो क्या लिखा है, कोई मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो वो स्विच ऑफ मोड में होगा, और कोई पेजर नहीं होना चाहिए, आजकल तो पेजर होता भी नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं होना चाहिए, प्रोग्रामेबल डिवाइस नहीं होना चाहिए, पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉचेस। अब स्मार्ट वॉच सिंपली एनालॉग वॉच लो, जो सिंपल एनालॉग वॉच होता है जो सिर्फ टाइम दिखाता है, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस, ये सब एक्सेसरीज कुछ नहीं होना चाहिए, होगा स्विच ऑफ मोड में होगा, और एग्जामिनेशन रूम में आपको कैरी करने नहीं दिया जाएगा। ओके, तो आप लोग अपने रिस्क पे आप लोग मोबाइल डिपॉजिट करोगे। मोबाइल खो भी जाता है, ये भी बता दूं, खो जाता है, चोरी हो जाता है, सिंपल रिस्ट वॉच जो एनालॉग वॉच होता है, और वॉच में कोई स्पेशल एक्सेसरीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें लिखा है पेनाल्टी, नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, मार्क बैक कैंडिडेट बोथ द क्वेश्चन पेपर। तो मैंने आप लोगों को बताया पेपर 2 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यदि होती तो पेपर 2 का क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में नेगेटिव मार्किंग के बारे में मेंशन किया रहता, मगर कोई मेंशन नहीं है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है स्टूडेंट्स। ओके, पेपर 1 में होती है। और ये ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इंस्ट्रक्शन है, तो स्टूडेंट्स पेपर 1 के ओमार शीट में स्कैनेबल अटेंडेंस शीट, पेपर 1 और पेपर 2 का स्कैनेबल अटेंडेंस शीट, उसमें आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करोगे क्योंकि वो स्कैनर के अंदर जाता है, फाइन। इसके अलावा आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, पेपर 2 में यू हैव गॉट द फ्रीडम टू यूज एनी पेन, ओके, एनी पेन, कलर से ब्लू या ब्लैक होना चाहिए। कोई भी कॉस्टली आइटम नहीं लेकर जाओगे, बैग आपको अलाउड नहीं है। ओके, और देखो क्या लिखा है, आप एक कमीशन को, एग्जामिनेशन सेंटर को ब्लेम नहीं कर सकते हो, मेरा पैसा चोरी हो गया, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, कुछ नहीं ब्लेम कर सकते, बेटर फील सेफ।
ओके, देन फील सॉरी। तो जहां जरूरत नहीं है वहां आप मोबाइल फोन मत लेकर जाओ। फिर अगर आपका क्लियर फोटोग्राफ नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि आपको एक फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर आना है। यानी एग्जामिनेशन हॉल में क्या कैरी करोगे? फोटो, एक तो एडमिट कार्ड, फिर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, फिर 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। वो क्या, अगर सपोज आपका क्लियर नहीं है तो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उसमें चिपका भी देते हैं, ऐसे भी करते हैं। ओके, तो मैं स्टूडेंट्स को, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ अपने साथ एक छोटा सा फेविकॉल कैरी करो, हमेशा बोलती हूँ। फेविकॉल के लिए मैं जब एग्जाम देने गई थी, आपके पास फेविकॉल है, आपके पास फेविकॉल है, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ। तो मतलब मैं कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हूँ अपने एग्जाम में, सिंगल पॉइंट फोकस, मगर मेरा कंसंट्रेशन पूरा डाइवर्ट हो गया, मेरा अटेंशन फेविकॉल फेविकॉल है फेविकॉल है। अरे कौन रखता है फेविकॉल? मैंने उससे सीखा कि अपने आप को वेल इक्विप्ड बनाओ। डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन इन्विजिलेटर, एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन और या एनी कैंडिडेट। ठीक है। फिर उसके बाद यानी आपको क्या कैरी करना है? ई एडमिट कार्ड, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जो कार्ड, आधार कार्ड का नंबर अगर आपके एडमिट कार्ड में वो देना है, वोटर आईडी कार्ड का नंबर है तो वो आपको लेकर जाना है, और आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाना है। ठीक है। फिर से इसमें लिखा हुआ है कि एंट्रीज ओएमआर शीट में होगी, आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से लिखना है। ओके, सारी एंट्री, स्कैनेबल अटेंडेंस शीट और पेपर 1। पेपर 2 के लिए यू हैव गॉट दिस फ्रीडम। अब पेपर 2 में मीडियम है ऑफ एसे राइटिंग शुड बी सेम एज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट एंड अलाउड बाय द कमीशन। ये हमने बात कर ली है कि जो आपका एडमिट कार्ड में मीडियम लिखा हुआ है वो ही आपको मीडियम यहां पर लिखना है, जो आपको पेपर 2 का क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मिलेगा, और उसी मीडियम में आपको आंसर लिखना है। अब उसके बाद इसमें साफ साफ लिखा है कि एसे राइटिंग है, जो आपने मीडियम बोला है उसी मीडियम में लिखोगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन के आंसर है उसको आपको इंग्लिश में लिखना है। ठीक है। और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द एग्जामिनेशन एटलीस्ट 1 डे। देखो यूपीएससी कितना कंसर्न है ना आप लोगों के लिए, कितनी अच्छी बात उसने लिखी है कि आप लोग एक दिन पहले ही एग्जामिनेशन सेंटर, ताकि फेमिलराइज हो जाओ, है ना, इटिनरी, टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट हैसल इन देयर ओन इंटरेस्ट। तो यूपीएससी में भी बहुत दया भावना है। वियरिंग ऑफ मास्क एंड फेस कवर, ये तब से ऐड हुआ जब से कोविड हुआ है, मगर फिर भी आप लोग मास्क लेकर ही जाइएगा। ठीक है। हो सकता है कि आपको बोल दे, पता नहीं, मगर मास्क फेस आपको बोला जाए एंट्री में आपको निकालना तो निकाल लीजिएगा। ठीक है। ये मास्क को रिमूव करना है। अपना हैंड सैनिटाइजर आप ले सकते हैं, स्मॉल साइज। देखो क्या लिखा है, ट्रांसपेरेंट बॉटल। इसका साफ मतलब है आप अगर वाटर बॉटल भी कैरी कर रहे हो तो स्प्राइट की बॉटल आती है ना ग्रीन कलर की, वो नहीं, ट्रांसपेरेंट बॉटल आपको कैरी करना है। अगर पानी लेकर जा रहे हो ना, कभी कभी देखिए छोटा सा बॉटल लेकर जाए, एकदम छोटा सा बॉटल। ठीक है। जैसे मैं एग्जामिनेशन हॉल में ना एकदम छोटा बॉटल कैरी करती थी। ठीक है। ताकि मतलब आ, अपने आप को क्वेंच कर सके, हल्का सा गले में खराश हो रहा, अपने आप को क्वेंच कर, बाय द टाइम मेरा गला क्वेंच हो गया, मैंने एक बार में बोल दिया भैया पानी लाना है। ठीक है। अब वो पानी 10 मिनट बाद लाए, आधे घंटे बाद लाए, मेरा गला तो क्वेंच हो गया उस छोटे बॉटल से, एक घुट पानी से। ओके। तो अगर आप लड़कों को ना बहुत, लड़कियां तो बहुत कुछ कैरी कर सकती है, वो ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है लड़कों से, जो मैंने देखा है। लड़कों को ना बहुत हास्यल लगता है, बहुत क्लमजी फील करते हैं, ये भी कैरी करो वो भी कैरी करो, भाई हम तो एक ही पेन कैरी करके जाएंगे, लड़कों का ये होता है। मगर फिर भी मैं लड़कों को एडवाइस करूंगी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी करो, अच्छा रहेगा। ये सब हम बताएंगे आपको क्या क्या कैरी करना है। और कोविड का है तो वो उस समय की बात है। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्वेरी लेती हूँ। ओके, क्वेरी ले रही हूँ मैं। देखिए सोशल मीडिया अगर आप ओपन करोगे आपको बहुत, इनफैक्ट आप, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। जो ऐसे क्वेश्चन आपने कोई एक ऐसे क्वेश्चन चूज किया, ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चन को गूगल में एज इट इज टाइप कर दो, आपको बहुत सारा इररेलेवेंट कंटेंट मिलेगा, बहुत सारा। ठीक है। तो आपके पास इतनी समझदारी होनी चाहिए कि आप उस इररेलेवेंट कंटेंट में आप रेलेवेंट कंटेंट को सिलेक्ट करें। एग्जामिनर के पास समझदारी है,
ऑब्वियसली तभी तो वो यूपीएससी का आंसर चेक कर रहा है। इतना इरेलीवेंट लिखोगे बहुत से टी पूरा दिखेगा और निकलेगा वो ढूंढेगा भाई, वो ढूंढेगा भी नहीं, उसको पता चल जाएगा आपने लिखा ही नहीं। मैं हूं, अगर मैं एग्जामिनर हूँ, मैं अभी आप लोग का चेक कर रही हूँ तो मैं उसमें से निकालूंगी कंटेंट, अरे कहीं पे मुझे फूल दिख जाए इस झाड़ियों में। ओके। अच्छा, वनराज ने पूछा है मैम, डेली एडिटोरियल से इंग्लिश राइटिंग की प्रैक्टिस करता हूँ, ऐसे हिंदी मीडियम में लिखूंगा। अच्छा, मतलब कितना ये अच्छी चीज है, ये मैंने अपने वीडियो में मैंने पहले बताई हुई है कि अब तो मैंने बताया नहीं है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज वनराज ने ये चीज बोला है, आप सभी को मैं एडवाइस करूंगी। कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि मैम मेरे आंसर छूट जाते हैं, मेरी राइटिंग स्पीड स्लो है, या मेरी राइटिंग खराब है। जितना भी आपको प्रॉब्लम है ना, उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप कोई भी एडिटोरियल ले लो, हिंदू का ले लो, इंडियन एक्सप्रेस ले लो, उसका कोई भी छोटा कॉलम ले लो, यूपीएससी का आंसर शीट लो, मैंने टेलीग्राम में भी मैंने ना पोस्ट किया है, ऐसे भी यूपीएससी के आंसर शीट मिलते हैं, उसमें ना आप देख देख कर लिखो, रोज लिखो, सिर्फ 10 मिनट लिखो, और वो पेन जो जिससे लिख रहे हो ना, वही पेन आप यूज करो एग्जाम में। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का ना पेन आपके फिंगर से एडजस्ट होगा, फिंगर आपके पेन से एडजस्ट होगा, लास्ट 6 मंथ से आप लिख रहे हो, या लास्ट 3 मंथ से लिख रहे हो, या लास्ट 1 मंथ से भी आप लिख रहे हो, आप देखना रिमार्केबल इंप्रूवमेंट होगा। आपकी राइटिंग स्पीड, आपका राइटिंग की क्वालिटी, आपकी हैंडराइटिंग सब कुछ बहुत अच्छी होगी। और मतलब ये मैंने किया हुआ है अपने टाइम में। ठीक है, ग्रेजुएशन में सीबीएसई से मैंने पढ़ाई की, तो हम लोग को 100% आंसर लिखना है। मैं ग्रेजुएशन में गई, अरे 15-15 पेजेस के आंसर लिखने हैं, मतलब। तो फिर मैंने क्या किया, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, क्योंकि ग्रेजुएशन में टीचर्स भी बहुत लीस्ट बॉदर्ड होते हैं, हालांकि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया हुआ है, मतलब टीचर्स उतने बॉदर नहीं करते कि आपको ना उंगली पकड़ के चलाएंगे। मगर ये चीज मुझे समझ में आया कि मैं अगर रोज राइटिंग प्रैक्टिस करूंगी, मेरा फर्स्ट ईयर में मेरा क्वेश्चन छूटा था, तो फेलियर का स्वाद चखते हैं ना, तब हम लोगों को ना अपनी गलतियां पता चलती है। सेकेंड ईयर में मैंने राइटिंग प्रैक्टिस शुरू की, मैं सुबह उठती थी, सबसे पहला काम 10 मिनट में लिखती थी। इससे क्या हुआ, मेरी राइटिंग तो ऐसे खराब है, मगर मेरी राइटिंग इंप्रूव हुई, मेरी राइटिंग स्पीड बढ़ी, सिर्फ देख देख कर लिखना। तो कोई मेरी रूममेट आ गई थी, बहुत फ्रेंडली थी, तो वो मुझे डिक्टेट करती थी, तो जब डिक्टेट करती थी ना, तब मैं फास्ट लिखती थी। ठीक है, उससे भी मेरी राइटिंग स्पीड बढ़ी। तो कोई अगर आपको भाई बहन या आपके फ्रेंड से डिक्टेट करे तो लिखो 10 मिनट, बहुत फायदा होगा। तो ये बहुत जरूरी है। और ऐसे आप हिंदी मीडियम में लिख रहे हो तो हिंदी का भी प्रैक्टिस करो लिखना। ओके। घटना चक्र अगर आप पढ़ रहे हो, या कोई भी हिंदी एडिटोरियल भी पढ़ रहे हो आप, तो उसमें भी कॉलम लो, हिंदी का भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि हिंदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और निशांत ने कहा है कि गाइडेंस प्रोग्राम कैसे ज्वाइन करें पेपर 2 का। तो पेपर 2 का गाइडेंस प्रोग्राम ये वाला अभी है जिसको आपने ज्वाइन किया निशांत, और इसके अलावा जो राइटिंग सेक्शन बैच है वो तो मेरा खत्म हो गया। अब 2025 का जो राइटिंग सेक्शन बैच होगा वो मैं फरवरी या मार्च में शुरू करूंगी। ग्रामर का बैच मैं शुरू कर रही हूँ अगस्त 30 को, वो 2025 के लिए। तो स्टूडेंट जिसकी भी ग्रामर वीक है वो ये फाउंडेशन बैच जरूर से ज्वाइन करे, आपको ग्रामर की बुक भी मिलेगी। और ग्रामर को फॉर ग्रांटेड मत ले, मैं सच कह रही हूँ, मैं ना मुझे बहुत दया आती है जब स्टूडेंट्स को 8 और 10 आता है। ग्रामर ऐसा है कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम इक्वली स्कोर कर सकते हैं, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले ज्यादा स्कोर करते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों का क्या है, आई नो, आई नो। ठीक है, ये हिंदी मीडियम वाले क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। तो हिंदी मीडियम वाले सिर्फ ब्लैंक स्लेट होते हैं, जब मैं उनको पढ़ाती हूँ ना ग्रामर, ब्लैंक स्लेट होते हैं और उसमें मुझे लिखना होता है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स आई नो, तो जो लिखा हुआ है ना उसको मुझे मिटाना होता है, फिर उसमें लिखना होता है। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले जो है ना, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो कुछ तो ऐसे भी हैं, जैसे विशांत है, जो मेरे से 5 साल से एसोसिएटेड है, 5-6 साल हो गए हैं। वो बंदा ग्रामर, मतलब इतने साल से एसोसिएटेड है, और उसने मेरे ग्रामर का क्लास भी ज्वाइन किया, मगर उसने क्लास नहीं अटेंड किया। ग्रामर की बुक खरीदी और उसमें उसने पढ़ा, जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो पढ़ा, मगर वो मुझे कहता है मैम, मैंने मैं ना ग्रामर का क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ, मैं लाइव क्लास में नहीं अटेंड कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत टाइम देता है ना, उसमें टाइम देना होता है। तो फिर उसने बुक लिया, और बुक लिया, फिर उसमें 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 पढ़ा, तब जाके उसका ग्रामर का स्कोर, पहले तो 10-12 आता था, फिर उसका 18 ऐसे स्कोर बढ़ा।
मगर उसको ना ग्रामर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वो ग्रामर नहीं पढ़ना चाहता है। वैसे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स ग्रामर नहीं पढ़ना चाहते। तो मैं वैसे सभी को बोलूंगी, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो, ग्रामर जरूर से पढ़े। शिवांश, डेटा कैसे कलेक्ट करें, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहली चीज तो विजन का जो मैक्सिम है, नहीं, सबसे पहली चीज है आपको किस पे डेटा कलेक्ट करना है। जैसे आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक तो डेटा ऐसा होता है कि स्टैटिस्टिक्स टाइप्स का होता है, फिगर में होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना घट गया, फिगर में है, ठीक है। तो एक ये डेटा होता है, एक दूसरा इवेंट बेस्ड डेटा होता है। ओके, ये दो तरीके के डेटा होते हैं। तो इवेंट बेस्ड डेटा होता है, उसका आपको डेट उतना जानने का जरूरत नहीं है, ठीक है। मंथ भी उतना, मंथ जानो तो अच्छा है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो इवेंट बेस्ड डेटा होता है, सपोज आप, नॉर्थ ईस्ट रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में आप लोगों ने, सपोज किसी टीचर के, नॉर्थ ईस्ट रीजन का किसी टीचर ने ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किया, आपने उनके आंसर देखे, उनके आंसर में जो ऐसे क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किया, जरूरी नहीं वो ही ऐसे क्वेश्चन आए, हो सकता है उससे मिलता जुलता कोई ऐसे क्वेश्चन आता है। ओके, तो अगर आप उसका आंसर देख रहे हो तो आपको लगता है अरे ये इवेंट बेस्ड डेटा है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में हुआ था, इसको आप नॉर्थ ईस्ट रीजन, एक नोट्स बनाओ, नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये चीज हुई है, ठीक है। तो वो डेटा आप कलेक्ट कर, ठीक है। अब जैसे मैंने नॉर्थ ईस्ट रीजन पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया, मार्जिनलाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो मार्जिनलाइजेशन में बहुत सारी चीजें आती है, उसमें एक पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन होता है। तो उसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन का कितना, नॉर्थ ईस्ट रीजन रिप्रेजेंट करता है सेंटर में, ये आपका डेटा है। तो आपने किसी का आंसर देखा, मेरा ही आंसर देखा, उसमें आपको ये डेटा मिल गया, उसको नॉर्थ ईस्ट रीजन वाले में लिख लो। ओके, अब जैसे आपने एडिटोरियल पढ़ रहे हो, तो आपने देखा अभी है ना, एक अनएम्प्लॉयमेंट का आया है कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। ओके, ये चीज आया है। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन आने का बहुत उम्मीद है, क्योंकि डेटा आया है, रिपोर्ट आ सकता है, या तो ऐसे इनडायरेक्टली आ सकता है। तो आप अगर यूथ का आपने एक बना लिया, एक वुमेन का आपने बना लिया, एक नोटबुक या छोटा सा बुक वुमेन का बना लिया, तो वुमेन पे आपको जो डेटा मिलता है, जैसे एक वुमेन पे एक बहुत अच्छा डेटा है, एफएओ ने रिलीज किया था, कि अगर वुमेन अर्न करती है ना, तो वो अपने सैलरी का 70% या 60% अपने बच्चों को देती है, बच्चों पे इन्वेस्ट करती है, एज कंपेयर टू मैन, यूजुअली रूरल बेस्ड वुमेन यूजुअली। तो ये डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वुमेन एजुकेटेड रहे या वुमेन को एम्प्लॉयमेंट मिले, तो वो अपने अर्निंग में इतना परसेंट अपने बच्चों को देती है, मोर देन व्हाट मेन इन्वेस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इट कैन एंड मैल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, इट कैन एंड वर्ल्ड हंगर, इट कैन इरेडिकेट पॉवर्टी। ये डेटा से कितना कुछ पता चल सकता है, गॉट इट। तो मैं विजन का जो मैगजीन है उसमें आपको मैं बहुत रेफर करती हूँ, गूगल में फ्री है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो मैं रेफर करती हूँ उसको। हालांकि विजन के मैगजीन में एक मुझे ड्रॉबैक ये लगता है, ड्रॉबैक नहीं है, वो हमारा कॉन्स्टेंट है, हम सीएपीएफ वाले हैं और वो बेसिकली सिविल्स का है, तो बहुत डिटेल होता है, मगर उसमें डेटा बहुत अच्छा होता है। वो मतलब आप वो डेटा यूज कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट वाला, विमेन वाला, तो आप है ना ले सकते हैं, या आपने एडिटोरियल से आपको डेटा मिल रहा है, मगर उस डेटा को कैसे संचय करके रखे, संचय का मतलब कैसे ऑर्गेनाइज करके रखे, ताकि आप लोगों को तुरंत रेफर कर सको। आप लोग रिटेन करना पड़ेगा ना, सिंपली तो रिटेन कैसे करोगे, आप लोगों को कैटेगरी बनानी पड़ेगी, ये विमेन का कैटेगरी, ये चिल्ड्रन का कैटेगरी, ये यूथ का कैटेगरी। अभी वोटर्स, यूथ ने बहुत कम वोट दिया है, ओके, तो ये यूथ का कैटेगरी, कितने यूथ ने वोट है इसका भी निकला है, इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट दिया है, तो उसका कैटेगरी अलग। तो ऐसे अगर आप छोटे छोटे कैटेगरी बनाओगे ना, तो आप उसको संचय कर पाओगे, कलेक्ट,
और रिटेन, दिमाग में बैठना भी चाहिए। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेटा कलेक्ट कैसे करें, कहां से करें, ओके, कहां से करना है, तो आपके पास पूरा है, सब कुछ है आपके पास। अगर ऑथेंटिक देखो तो विजन का मैगजीन, ठीक है, मैं रेफर करती हूँ, मगर दृष्टि का मैगजीन भी बहुत अच्छा है, घटना चक्र भी बहुत अच्छा है, विजन भी बहुत अच्छा है। सबका अपना अपना टेस्ट है, ठीक है, कौन क्या प्रेफर करता है। मैं विजन इसलिए प्रेफर करती हूँ, मुझे गूगल में आराम से मिल जाता है, ओके, वो सबका अपना है। और आपको अलग कैटेगरी बनाना चाहिए, एडिटोरियल से डेटा मिलता है, बहुत डेटा मिलता है, तो अपने नोट्स प्रॉपर बनाना चाहिए, ओके। निशान ने बोला है मैडम रेलिवेंट टॉपिक के कंटेंट के लिए पर्टिकुलर टॉपिक को टाइप करके यूपीएससी मेंशन कर देता है, जैसे रेलिवेंट कंटेंट मिल जाते हैं। हो, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सपोज मुझे मार्जिनाइजेशन ऑफ कोस्टल सिक्योरिटी इज प्री रेक्विजिट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, ये क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूंगी, मुझे ना यूपीएससी, आप देखिए, एक और चीज आपने जो शिवांश ने पूछा है कि डेटा कलेक्ट कैसे करें, कहां से करें, तो मैं मैं खुद करती हूँ, वो मैं आपको बता दूं मैं क्या करती हूँ। कोस्टल सिक्योरिटी इज प्री रेक्विजिट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, तो मैं क्या करती हूँ, मुझे ना इनसाइट बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, आईएस, इनसाइट आईएस। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ कोस्टल सिक्योरिटी लिखती हूँ और मैं इनसाइट लिख देती हूँ, इनसाइट यूपीएससी सिविल आईएएस, या तो सिर्फ इनसाइट लिख देती हूँ या यूपीएससी सिविल आईएएस। तो कोस्टल सिक्योरिटी पे एकदम रिसेंट कोई भी रिसेंट किसी भी यूपीएससी के वेबसाइट में आया हुआ है, तो वो मैं कोस्टल सिक्योरिटी किसी ने भी कुछ भी लिखा है यूपीएससी के वेबसाइट में, वो मैं 2023 का यूज, और पता मैं क्या करती हूँ, गूगल में मैं जाती हूँ, गूगल में लिखती हूँ कोस्टल सिक्योरिटी यूपीएससी सिविल आईएएस 2023। 2023 में जो भी राइटअप पब्लिश हुए हैं, आर्टिकल पब्लिश हुए हैं यूपीएससी के वेबसाइट में, यूपीएससी का वेबसाइट मतलब यूपीएससी कोचिंग के वेबसाइट में, वो मुझे दिख जाता है और मैं उसमें से डेटा कलेक्ट कर लेती हूँ। गॉट इट। तो मैं ऐसे आंसर, जो आंसर मैं लिखती हूँ ना, आप लोगों को मेरे मॉडल आंसर दिखते हैं ना, ये एक्सरसाइज मैं करती हूँ। और मुझे सबसे फेवरेट मेरा इंसाइट है। इंसाइट में एक और अच्छी बात क्या है, वो लोग खुद तो देते हैं डेटा, दूसरा क्या करते हैं, स्टूडेंट्स लोग अपना अपलोड करते हैं अपने आंसर्स, वो लोग सारे सिविल्स के हैं स्टूडेंट्स, तो उनके मैं राइटअप देखती हूँ, उसमें से भी मुझे डेटा मिलता है। तो विजन तो है और इंसाइट भी है। और इनसाइट क्या, आपको ना आईएएस पार्लियामेंट भी है, वो भी अच्छा है, बहुत सारे अच्छे हैं, ठीक है, तो वहां से आपको मिल जाएगा। और फिर उसके बाद आप कोस्टल सिक्योरिटी पे लिख दिया, फिर इंटरनल सिक्योरिटी में क्या क्या मिला, फिर उसके बाद मैं अपने ऐसे में कोस्टल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी को कनेक्ट करके अपने आंसर बना देती हूँ। बस इंटरनल सिक्योरिटी के भी है, कोस्टल सिक्योरिटी भी के, अब दोनों को ज्वाइन करके, ठीक है। निशांत ने कहा कि उनका ऐसे इवैल्यूएट करेंगे, तो हम ऐसे इवैल्यूएट करेंगे, मगर अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। वनराज, राइटिंग सेक्शन की बुक है मेरे पास, उसमें से भी प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। राइटिंग सेक्शन की बुक जो है ना आपके पास, वो तो है, मगर साथ में क्या करो, जो मैंने टेलीग्राम में आप लोगों के, जो हमारा प्राइवेट ग्रुप है, उसमें मैंने जो अपलोड किया है, पीडीएफ अपलोड किया एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के, तो वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप लोग उसी को उसी की प्रैक्टिस करो। गॉट इट। उस वो सारे जो क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए, वो सारे आपको राइटिंग सेक्शन बुक में मिलेंगे, कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा जो है, और कुछ आपको मेरे मॉडल आंसर्स में मिल जाएंगे, जो 3 मॉडल आंसर्स है। तो मिला जुला के करो, पूरा राइटिंग सेक्शन बुक का ऐसे मत करना। अच्छा, और आपने इंग्लिश ग्रामर का, वेरी नाइस। मतलब मैं आपको एक और चीज सजेस्ट करती हूँ कि आप क्या करो, जो आपने मेरी ग्रामर की बुक ली है, चेकमेट इंग्लिश ग्रामर की बुक, आप क्या करो, मैं जो भी बुक लेता है मैं सभी को बोलती हूँ, जो बुक भी ले रहा ऐसे भी नहीं भी बुक लिया है, आप क्या करो, बुक की लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट्स लिख रहा है, कोई एक प्रैक्टिस सेट उठाओ, उसको बहुत प्रॉपर तरीके से प्लेन शीट में दोनों तरफ मार्जिन खींच के क्वेश्चन आंसर लिखो और मैं तो इवेलुएट करवाओ, ओके। अच्छा, तो आज का सेशन यही, तो और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो मैं सेशन एंड करूं फिर। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।